नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के एक टॉपिक जो कि मेंडल के वंशागति के नियम से जानते हैं के टॉपिक के बारे में हम कुछ और आज इस वीडियो के माध्यम से 3-4 चीज़ों को और जानने की कोशिश करते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। एक विपर्यासी लक्षण यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की विषम युग्मजीय अवस्था में, एक विपर्यासी लक्षण की विषम युग्मजीय अवस्था में उपस्थित दोनों युग्म विकल्पी का प्रदर्शन नहीं होता है। इनमें केवल प्रभावी युग्म विकल्पी ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा युग्म विकल्पी सुप्त या अप्रभावी होता है। उदाहरण के रूप में एक विषम युग्मजीय में लाल पुष्प यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर में कैपिटल आर युग्म विकल्पी का तो प्रदर्शन होता है, जबकि स्मॉल आर युग्म विकल्पी का प्रदर्शन नहीं होता, यानी वो सुप्त होता है। तो ये हमने जाना कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। यानी कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो विषम युग्मजीय अवस्था में, उनमें से एक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। नंबर 2, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीन की आपस में इंटरैक्शन के कारण होने वाला लक्षण प्ररूप प्रदर्शन, जिसे बाह्य लक्षण के रूप में देख सकते हैं। जैसा हमें जो सामने से दिखाई देता है वो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होता है। जैसे सामने कोई प्लांट आप खड़े हुए देखते हैं, वो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स यानी बाहरी रूप से हम उसको देख सकते हैं। तो विपर्यासी लक्षणों के लिए उत्तरदायी जेनेटिक कंपोनेंट जीनोटाइप कहलाता है। उदाहरण के रूप में लाल पुष्प के लिए उत्तरदायी जीनोटाइप कैपिटल आर अथवा कैपिटल आर और स्मॉल आर हो सकते हैं, यानी दो में से हो सकते हैं। यानी कैपिटल आर होना अत्यंत आवश्यक है, उसके अभाव में वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी जीनोटाइप में वो आएगा। तो ये हम ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। जैसे सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जो बाहर से देखने पर लक्षण दिखाई देते हैं वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं, और जो अंदर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते वो जीनोटाइपिक हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्दों का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन ने किया था। जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्दों का प्रयोग जॉनसन 1911 में सर्वप्रथम किया था। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में यहाँ पर हम अंतर को जान लेते हैं। पहला अंतर, वे लक्षण जो बाह्य तौर पर प्रदर्शित होते हैं, जैसे आकार है, आकृति है, रंग और स्वभाव, ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार जीनोटाइप में प्राणी के जीनोमिक कंपोनेंट को निरूपित करते हैं। नंबर 1 हुआ। नंबर 2, फिनोटाइप का पता प्राणी को प्रत्यक्ष रूप से देखने से ही हो जाता है, जबकि जीनोटाइप का पता पेडिग्री के द्वारा लगाया जाता है। नंबर 3 अंतर, एक ही फिनोटाइप के लिए भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं, जबकि जीनोटाइप में एक ही प्रकार के जीनोटाइप हेतु
एक ही प्रकार का फिनोटाइप होता है। तो ये हुआ जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर और उनके बारे में विस्तृत रूप से आपने जाना। अगला टॉपिक लेते हैं हम बैक क्रॉस संकर पूर्वज संकरण, यानी टेस्ट बैक क्रॉस। जैसा कि हमें नाम से ही परिचित है, बैक का मतलब पीछे जाना। तो दो पीढ़ियाँ, जैसे हमने देखा कि एक लंबा टी और एक स्मॉल टी जो कि पेरेंटल पीढ़ी है, आपस में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसमें दोनों ही युग्मज प्राप्त होते हैं, यानी बड़ा टी और छोटा टी दोनों ही प्राप्त होते हैं। तो जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है, यानी कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण P1 पीढ़ी के किसी भी जनक के साथ करवाया जाए, यानी कि या तो माता से अथवा पिता के साथ किसी से भी करवाया जाए, तो वो उसका बैक क्रॉस कहलाता है। याद रखें, बैक क्रॉस यानी F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी बैक वाली पीढ़ी से, यानी P1 जनरेशन के साथ किसी के साथ भी करवाया जाए तो उसका बैक क्रॉस कहलाता है। और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। ये थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी, याद रखें, समयुग्मजी अप्रभावी, यानी जैसे ऊपर टी कैपिटल है और टी स्मॉल है, और नीचे प्राप्त हुआ आपको F1 में कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि F1 जनरेशन है, उसका संकरण हम सिर्फ रिसेसिव कैपिटल टी स्मॉल टी से कराएं, तो वो कहलाता है उसका टेस्ट क्रॉस। तो इस टेस्ट से F1 पीढ़ी के जीनोटाइप का पता लगाया जा सकता है। तो ये हुआ टेस्ट क्रॉस। आइए हम अब जानते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं। पहला अंतर, बैक क्रॉस में यानी बैक क्रॉस संकरण में क्या होगा, F1 पीढ़ी को संतति का संक्रमण किसी भी जनक के साथ किया जा सकता है, जबकि टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी की संतति का संक्रमण सिर्फ होमोजाइगस यानी समयुग्मजी अप्रभावी के साथ ही किया जा सकता है। एक अंतर। नंबर 2 अंतर, बैक क्रॉस में यानी कि इस संक्रमण में प्राप्त सभी लक्षण प्रभावी होते हैं, जबकि टेस्ट क्रॉस में इसमें जो लक्षण प्राप्त होंगे वो 50% डोमिनेंट होंगे और 50% रिसेसिव होते हैं। नंबर 3 कैरेक्टर्स यानी अंतर, यानी बैक क्रॉस में पौधे की प्योरिटी अथवा स्टेज को ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि टेस्ट क्रॉस में प्लांट्स के जीनोटाइप को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 4 यानी बैक क्रॉस में एक प्रकार के फिनोटाइप व 2 प्रकार के जीनोटाइप निर्मित होते हैं, जबकि टेस्ट क्रॉस में 2 प्रकार के फिनोटाइप और 2 प्रकार के जीनोटाइप निर्मित होते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा अंतर जो हमने बताया था, जो आपको डायग्राम के माध्यम से हमने इसको समझाया है, दिखाया है, आप इसको देख लें अच्छी तरह से। देखिए P1 पीढ़ी में TT और TT ये F1 पड़ा हुआ, तो इसका संकरण इससे भी करा दो अथवा इससे भी करा दो, ये तो कहलाएगा बैक क्रॉस। इसी प्रकार ये है टेस्ट क्रॉस। जैसे आपको ये देखिए, ये TT और यहाँ छोटा t ये बन गया, इसका संकरण सिर्फ हम इससे नहीं कराएंगे, सिर्फ रिसेसिव समयुग्म से कराएंगे, तो वो टेस्ट क्रॉस प्राप्त होगा। तो ये हुआ आपका टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में अंतर। अब आगे अध्ययन करते हैं मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड ये क्या होते हैं। सबसे पहले, जब संकरण प्रयोग
एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पियों के मध्य कराया जाता है, तब उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यानी संकरण प्रयोग एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले युग्म विकल्पियों के मध्य। तो F1PD में फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 3:1 ही प्राप्त होता है। और जब संकरण प्रयोग दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य कराया जाता है, संकरण प्रयोग दो जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य कराया जाता है, तो इसे डाइहाइब्रिड कहा जाता है। और F2PD में फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 9:3:1 ही प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने इन 4-5 चीज़ों के बारे में जाना, और आगे जेनेटिक्स की और चीज़ों को जानने के लिए हम आगे फिर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।